गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने राज्य की कार्यपालिका और विधायिका देख चुके हैं। आज हम लोग राज्य की न्यायपालिका देखेंगे। राज्य की न्यायपालिका के अंतर्गत हाई कोर्ट्स आते हैं। कल देखे थे हम लोग कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। आगे हम लोग आज देखते हैं कि उच्च न्यायालय से संबंधित संविधान में क्या क्या प्रावधान है। तो संविधान की कॉपी आपके स्क्रीन पर अभी आएगी। कल एक चीज और देखे थे हम लोग कि भारत संविधान में तो ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अभी तक मात्र 25 उच्च न्यायालय हैं, लेकिन राज्य कितने हैं? 28। यानी कि अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो कौन कौन सा राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो एक तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में पंजाब और हरियाणा दोनों आता है, और बाकी साउथ में तो सभी स्टेट का अपना हाई कोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट में ही मिलेगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकारिता में पहले 5-6 राज्य थे। पिछले साल 2-3 नए हाई कोर्ट्स बनाए गए हैं। तो देखिए कौन कौन बनाया गया है। 2000 में वैसे नहीं दिया है, नहीं 2013 में दिया है। 2013 में मणिपुर मेघालय का बना दिया गया, और त्रिपुरा का। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये 3 का बना दिया। तो बाकी जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में ही आ जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, तो इनका अपना नहीं है। इनका अभी तो लेटेस्ट जो नए हाई कोर्ट्स बने हैं वो कब बने? 2013 में। तेलंगाना वाला शायद 2019 में बना। अच्छा, हाँ, ये तेलंगाना 1954 लिखा है, वो हैदराबाद उसमें चला गया ना, तो आंध्र प्रदेश वाला तब उसमें हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का 2019 दिखला रहा है। तो सबसे लेटेस्ट कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। लिख लीजिएगा लोग, लेटेस्ट हो गया आंध्र प्रदेश 2019, और सबसे पुराना कलकत्ता, बम्बे, मद्रास, यही 3 पहले शहर थे। दिल्ली था नहीं, दिल्ली तो 1911 में आया, राजधानी बना। तो चलिए, तो जो सबसे पुराने हाई कोर्ट्स हैं वो कब बने थे? 1862 में। 1862 में जो सबसे पुराना हाई कोर्ट्स है वो बना आपका 1862 में, और जो सबसे नया है अभी 2019 में किसका? तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का। हैदराबाद जो उच्च न्यायालय था वो चला गया तेलंगाना में। और
कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका कि अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली। दिल्ली एकमात्र एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। बात हाँ, तो चंडीगढ़ वाले का क्या नाम है? हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है ना, तो उसका भी तो अपना हो गया। क्या लिखा है? पंजाब और, हाँ, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय लिखा है, चंडीगढ़ नहीं लिखा है। चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो वही कि एक ही आता है केवल दिल्ली। तो बाकी के केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो हाँ, जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय नहीं है। हाँ जी, वो भी तो अपना, अच्छा, नंबर 1 कि पहला ये जो हम लोग पढ़ रहे थे भाग 6, लिखा हुआ है कि ये जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है, जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है। अब तो भारत 1928 में बना था, 1928 में बना था। अब जो बंटवारा हुआ, अब पता ना अब क्या स्थिति है। अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, अधिकारिता लगता है अभी उसी में है। तब तो पूछेगा कि किस उच्च न्याय कौन से केंद्र शासित प्रदेश का अपना है, तो अब तो भी आ जाएगा, जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा। नहीं, वो भी केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। चलिए, तो अब आइए, कल अनुच्छेद 214, 215, 216 इतना देख चुके थे हम लोग कि प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होंगे, और उच्च न्यायालयों का गठन। तो उच्च न्यायालयों के गठन में क्या था कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितनी आवश्यकता। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग है, और सबसे अधिक न्यायाधीश कहाँ है? यूपी में, क्योंकि आबादी बड़ा है, काम ज्यादा है, इसलिए न्यायाधीश ज्यादा है। अब लिखिए अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? नियुक्ति लिखिए कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, नीचे लिखिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉमा, उस राज्य के राज्यपाल से, उस राज्य के राज्यपाल से, और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के, हाँ, अन्य किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात
परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। तो उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अंडरलाइन करिए। और न्यायाधीश नियुक्त करने से पहले किससे किससे सलाह लेगा? नंबर 1 भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से। नंबर 2 1 2 दे दीजिए। नंबर 1 भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पर 1 लिख दीजिए। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा गवर्नर, और तीसरा उससे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से। अगर मुख्य न्यायमूर्ति से अगर भिन्न करना है तब, है ना? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और तीसरा लिख लीजिए मुख्य न्यायमूर्ति पर 3 दे दीजिए। तो अगर मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न दूसरे न्यायाधीश की नियुक्त करना है तो उससे सलाह लिया जाएगा। ठीक है, देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, नियुक्त करेगा। और वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 के पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। अच्छा, इसको शायद 65 किया था, 65 हो गया है ना? हाँ वही तो, इसको 65 कर दिया गया है। फिर कंफर्म हो जाएगा। इस पर कितना लिखा है? 6 लिखा है। 15वां 1963 है। उम्र देख लिया जाएगा। अब आइए, नीचे लिखिए पॉइंट 1। अच्छा, उम्र लिख के डॉट 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 करिए। 65 हो गया है, 65 हो गया है, लेकिन एक बार चेक कर लिया जाएगा। नीचे लिखे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को। लिख लीजिए, यही क्वेश्चन आया था बीपीएससी में और सबको लगा के चला आया राज्यपाल। जो ध्यान दिया था उसका सही हो गया। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? वही अनुच्छेद 124(4). दूसरा पॉइंट में लिख लीजिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी रीति से हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ब्रैकेट में कर दीजिएगा अनुच्छेद 124(4). आगे आइए, अब लिखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता।
कि किसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता या एलिजिबिलिटी। पहला, तुम्हारा मास्क है लगा, वो बांधो, आगे बैठ गई है, न तो पीछे भाग। आज देखो सर्दी खांसी हुआ है, लगा। पहला, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है। अब देखिए, चूंकि हाईकोर्ट में जाना है तो न्यायिक पद ये जो धारण करेंगे, इसका मतलब कि जज होंगे, कहीं ना कहीं जज होंगे। तो कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट से नीचे के जो कोर्ट है उसमें अगर वो जज रहेंगे तो उसे ये नियुक्त किया जा सकता है। विशाल, वो खोल दो तो दरवाजा खोलो, छींक दिए इसी में सब, उनको बड़ा टेंशन हो जाता है। अंदर खोलो, अंदर। अच्छा चलो, अब जो आके छीका ना उसको भगा देंगे, तो मास्क लगा के किया करो। देखो वो किया तो उसको न, तू जाके, हाँ फिर फैलाना मत। चलिए, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है। तो अब जैसे देखिए, मान लीजिए ये अपने ग्रुप मेंबर मोहम्मद शोएब अब बीपीएससी पास किए, जुडिशियरी जज बन गए, तो अब ये न्यायिक पद पर हैं। तो 10 साल अगर न्यायिक पद पर रह जाते हैं तो हाई कोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन तब है कि इनसे सीनियर बहुत सारे लोग हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं सबका उम्र 50-55 के करीब पहुंचने वाला है। तो ज्यादातर जो बहुत सीनियर होते हैं उन्हीं में से चुना जाता है। तो चुनना ना बड़ा भेदभावपूर्ण वाला काम है, इसीलिए बहुत सारा जज का पोस्ट खाली रह जाता है। जब चुनने की प्रक्रिया होती है तब विवादित हो जाती है कि इसका नहीं हुआ, उसका हुआ, उसका नहीं, उसका हुआ, उसका नहीं, उसका हुआ, इस टाइप से होने लगता है। तो अब आइए, या मतलब या तो वो या तो ये, लिखिए, या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का, या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक, लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। अधिवक्ता रहा है। तो उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का। तो यदि कोई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है लगातार 10 साल से, एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट, तो वो भी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी, है ना। अब देखिए, वहां
सुप्रीम कोर्ट में देखे थे एक और था, सुप्रीम कोर्ट में एक और था कि राष्ट्रपति के नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो, वो प्रावधान यहां नहीं है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, अब लिखिए, नोट में लिखिए, नीचे नोट में सीनियरिटी जूनियरिटी में कभी कभी विवाद होता है। लिखिए नोट में कि यदि किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है, आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। यदि कोई एज से रिलेटेड कोई विवाद होता है तो राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। अब आइए देखिए, इसका काम नहीं है अनुच्छेद 218 का, कि अनुच्छेद 124 के खंड 4 एवं 5 के उपबंध है, जहां उस समय न्यायाधीश। चलिए अब लिखिए अनुच्छेद 219 कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ, 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का या न्यायाधीशों द्वारा शपथ। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? हाँ लिखिए कि शॉर्ट में लिख लीजिए कि उस राज्य का राज्यपाल, क्या पूरा लिखना है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य का राज्यपाल। और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के शपथ है किस अनुसूची में है? अनुसूची 2 में क्या है? वेतन एवं भत्ते। अनुसूची 4 में क्या है? गुड, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। वेरी गुड। अब लिखिए अनुच्छेद 220। देखिए इसमें लिखा गया है कि जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, जब वहां से वो रिटायर होगा तो क्या क्या काम नहीं करेगा, क्या क्या काम नहीं करेगा। लिखिए कि कोई व्यक्ति जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पश्चात किसी उच्च न्यायालय के
अस्थाई न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, कौमा उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय छूट गया, लेकिन उच्च न्यायालय के अस्थाई न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, कौमा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। आलोक जी छूट गया? बेयर एक्ट ना, रुकिए डाउनलोड करवा देंगे, सब उसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 220 में बता देंगे। तो देखिए 220 कहता है कि जो व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का अस्थाई न्यायाधीश रह चुका है, अगर वो वहां से रिटायर करता है तो इंडिया में दो ही जगह वो काम करेगा, एक या तो सुप्रीम कोर्ट और या तो किसी दूसरे उच्च न्यायालय में जाएगा। अदरवाइज कहीं किसी न्यायालय में वो अभिवचन का कार्य नहीं करेगा। अभिवचन माने प्लीडिंग, केस लड़ना दूसरे का, समझ गए? अब मान लीजिए पटना हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज है और जाके पटना हाई कोर्ट में केस लड़े, तो जो जज है अभी प्रेजेंट बैठा है, एक तरह से वो उसका जूनियर ना हो गया, अभी जाके उसको माय लॉर्ड कहेगा। तो सीनियर जूनियर को ये करे तो तौहीनी है। और दूसरा वो जो जूनियर जज है, सीनियर होने की वजह से कुछ दबाव में भी आ सकता है कि ये सीनियर हैं, हमसे कुछ ज्यादा जानते हैं, हो सकता है कि सही कह रहे हैं, इनका प्लीडिंग सही है, तो केस प्रभावित हो सकता है। तो तौहीनी भी होगा और केस प्रभावित भी होगा। इसीलिए मना कर दिया गया है कि अब उससे नीचे किसी अदालत में काम नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहां लिखा है उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय, तो अन्य उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। हाँ, अब देखिए लिखा है अभिवचन का कार्य नहीं करेगा, तो अभिवचन का कार्य नहीं करेगा माने केस नहीं लड़ेगा। ये नहीं कहा है कि दूसरे में जाके उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जाके जज बन जाए या दूसरे हाई कोर्ट में जाके जज बन जाए, तो लड़ सकता है। हाँ, तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में लड़ सकता है और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय, तो अन्य उच्च न्यायालय था ना गए, उसके सिवाय भारत में अब कहीं नहीं लड़ेगा। मैंने नीचे वाला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके नहीं लड़ेगा और उस उच्च न्यायालय में नहीं लड़ेगा जिसमें वो था, बाकी में कर सकता है। यहां तो यही कहा गया। चलिए, ये रहा अनुच्छेद 220। अब आइए 221। न्यायाधीशों के वेतन, इसका कोई काम नहीं है। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालयों को अंतरण, तो लिखिए 222। अंतरण माने ना, जैसे कभी जरूरत पड़ता है तो अब जैसे पटना हाई कोर्ट के जो जज हैं
उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। लिखिए कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, अंतरण, अंतरण मीन्स ट्रांसफर। तो कैसे होगा भाई, अगर भेजना होगा तो लिखिए, राष्ट्रपति, कौन करेंगे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत के न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति भारत के न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा। क्या हो, प्रीति छूट गया। राष्ट्रपति कौमा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालयों को अंतरण कर सकेगा। तो ट्रांसफर करना होगा तो कौन करेंगे, राष्ट्रपति। देखिए नियुक्ति भी राष्ट्रपति और ट्रांसफर भी राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को हाईलाइट कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के सलाह से। अब आ जाइए आर्टिकल 223, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। देखिए वहां भी था, कार्यकारी था ना, सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति वहां कब था, जब मुख्य न्यायमूर्ति का पद अचानक रिक्त हो, तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए तब। अब देखिए यहाँ कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति कब नियुक्त किया जाता है, 223 लिखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति जब किसी उच्च न्यायालय के ये सब ना स्पेशली यूपीएससी के लिए है, बीपीएससी भी इतना डीप में नहीं जाता है। बीपीएससी तो एक बार बस वही पूछा था कि हाई कोर्ट का जज इस त्याग पत्र किसको देता है, देता एकदम आसान है, लेकिन ऐसा जगह से देगा जहां लोग कंफ्यूज कर जाए। तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हुआ था, दिया था बहुत आसान, लिखे। लेकिन अब जब वो पढ़ रहे हैं तो दोबारा तो पढ़ेंगे नहीं, और फिर हम छोड़ देंगे तो अपने से आप लोगों से होगा नहीं, तो करा ही देते हैं। लिखिए, जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में, अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है
तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश कौमा जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, कौमा उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, कौमा उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। तो 3 कारण है। कब कब भाई, अंडरलाइन करिए, पद रिक्त है। पहला है पद रिक्त है, देखिए पद रिक्त है। दूसरा अनुपस्थिति, और तीसरा कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तबीयत खराब है या बुजुर्ग जो भी हो, उस स्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया जाएगा। अब देखिए जहां नियुक्ति की बात आ रही है, हर जगह राष्ट्रपति, राज्यपाल कहीं नहीं आ रहा है। जहां नियुक्ति की बात आ रही है वहां राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल कब आया था? केवल शपथ दिलाने। राज्यपाल कब आया? केवल शपथ दिलाने। बाकी अन्य किसी काम में राज्यपाल का नाम नहीं आ रहा है, हर जगह राष्ट्रपति। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 224, ये यूपीपीएससी में बड़ी इसको पूछता है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश है। इसको इंग्लिश में है, देखिए फंसने लगा हो। एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, अपर एवं कार्यकारी। तो अपर का हो गया एडिशनल और कार्यकारी का हो गया एक्टिंग। कब किया जाता है? देखिए दोनों अलग अलग दिया है। लिखिए अनुच्छेद 224, और उसमें पहला लिखिएगा, पहला उसमें आ जाएगा कार्यकारी, और किस परिस्थिति में किया जाता है ये याद रखना है कि कब अपर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है और कब कार्यकारी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, लिखिए पहला अपर में, ये नहीं, हाँ अपर में, कि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण, मैंने कार्य बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गया है, कार्य की बकाया कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि चलिए आगे चलते हैं। देखिए अपर न्यायाधीश लिख रहे थे ना, हाँ लिखिए कि
किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, हाँ कहां तक लिखे थे, हाँ उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए, माने उस समय तत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति, देखिए जहां नियुक्ति की बात आ रही है राष्ट्रपति, एकदम गांठ बांध लीजिएगा, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अरहित, सम्यक रूप से अरहित माने जो उस पद की योग्यता है उसको वो पूरा करता हो, जो उस पद की योग्यता है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए उसको वो पूरा करता हो, ठीक है। सम्यक रूप से अरहित व्यक्ति को 2 वर्ष से अनधिक, यानी नॉट मोर देन 2 ईयर, किसी अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह आवश्यक समझे, कमा उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा, अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। तो अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है, हाँ अंडरलाइन करिए, कोर्ट का काम बहुत बढ़ जाए या काम बहुत ज्यादा पेंडिंग में हो जाए तो उसको निपटाने के लिए, याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। क्या क्या अंडरलाइन करेंगे कि कार्य में वृद्धि या बकाया, बकाया मतलब पेंडिंग, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति, और अधिकतम कितने साल के लिए इनकी नियुक्ति होगी, 2 साल। आप ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में अपर न्यायाधीश का कोई प्रावधान था, वहां ऐसा हम लोग नहीं पढ़े हैं, वहां ऐसा नहीं पढ़े हैं, है ना, वहां अपर न्यायाधीश नहीं था। अब आइए कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश किस है, अस्थायी वृद्धि मतलब काम अचानक बढ़ गया है कोर्ट का, माने परमानेंट अगर बढ़ जाएगा काम तब तो परमानेंट जज नियुक्त करना पड़ेगा, परमानेंट जज की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे जैसे राज्य की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे राज्य के, अब जैसे मान लो नीतीश कुमार ला दिए शराब कानून, तो उससे क्या होगा कि कोर्ट का काम परमानेंटली बढ़ गया, तो अब उसको निपटाने के लिए अलग से न्यायालय की व्यवस्था की जा रही है, टेम्पोररी नहीं, परमानेंट, क्योंकि ये तब तक वृद्धि रहेगी जब तक ये कानून रहेगा, जैसे ये कानून खत्म होगा सब ये केस खत्म हो जाएगा। तो अभी अचानक से सुप्रीम कोर्ट का भी कई बार बयान आ गया कि शराब कानून बड़ा खराब कानून है और इसके वजह से अनावश्यक कोर्ट में मैंने जितना मामला पहले था उससे ज्यादा मामला इस शराब में आ गया, और कोई मामले नहीं आ रहा है, खाली शराब शराब, रोज हजारों मामला शराब का आ जा रहा है,
निपट रहा नहीं है। चलिए, लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार यहाँ थोड़ा सा झूठ मूठ के स्वाभिमानी हो गए, अहंकार में आ गए। न्यूज में, अखबार में, इस सब में दिखा रहा है कि पहले तो एगो दुकान पर बिकता था, अब गांव गांव में बिक रहा है, घर घर में बिक रहा। मैंने जितना बेरोजगार युवक था सबको एक रोजगार मिल गया है, सबको एक रोजगार मिल गया है। और ये किसी एक जगह की कहानी नहीं है, हर मोहल्ले की कहानी। तो देखा जाए तो इससे समाज और प्रदूषित हो गया है, समाज और प्रदूषित हो गया। पहले तो कुछ खौफ खाता भी था, अब तो देख रहे हैं कि शादी ब्याह में रोड पर पी के घूम रहा है, वो पुलिस से भी नहीं डर रहा है, पता नहीं क्या कितना को पकड़ेगा, कहां रखेगा, जेल भरा हुआ है, वो भी तबाह है। जज बेल पर बेल, बेल पर बेल दिए जा रहा, नहीं बेल देगा तो रखने का जगह नहीं है, भरा हुआ है, ठुसाया हुआ है जेल एकदम खाली शराबी से। तो ये समाधान नहीं है। देखिए, सब नीतीश कुमार का किया कराया पानी फिर जाएगा। 25 में हारेंगे, जैसे ही हारेंगे दूसरी पार्टी की सरकार आएगी, तुरंत वापस ले लेगी, तुरंत वापस लेगी। चुनावी मुद्दा रहेगा, देखिएगा। लालू यादव का बयान आया ना कि आएंगे सत्ता में तो इसको वापस ले लेंगे। अब देखिएगा अगला चुनावी मुद्दा रहेगा, तो कहीं को वही सोच रहे कि चुनावी मुद्दा बनाए ना, तो कहीं जितना इलीगल शराब का काम करने वाला है वो सब हरवा मत दे कि तब खोल देगा तो फिर दुकान पर बिकेगा तो हम लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। तो कहिए रहे कि जितना बेरोजगार है उस सबको एक रोजगार मिल गया है, कोई बेरोजगार नहीं है गांव देहात में। आइए देखिए, तो ये है अस्थाई वृद्धि, और अस्थाई वृद्धि माने किसी कारणवश मामला आ गया। चलिए, अब लिखिए कार्यकारी न्यायाधीश। कार्यकारी न्यायाधीश कब नियुक्त किया जाता है? लिखिए, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का, क्या हो सकी ना, नहीं लिख रही हो, लिख ली हो, पद के कर्तव्य पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है,
कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति लिखिए, ये भी बेवकूफ है, ये से चिल्ला रहा है। अरे जाके प्रेम से कह देते कि शांति पूर्वक। अच्छा भाई, तो लिखिए लिखिए लिखिए, क्या बोल के फिर बढ़िया से नजदीक से अच्छा समझा के चला आप, ऐसा है ये संस्कारे नहीं है बोलने का। लिखिए, आइए कि राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति सम्यक रूप से अरहित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा, जब तक अस्थाई न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है। तो चलिए देखिए, तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है, ये कार्यकारी की कब की जाती है, जब कोई न्यायाधीश दूसरे काम को देखता है। देखिए, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति सम्यक रूप से अरहित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा, जब तक कि अस्थायी न्यायाधीश अपना काम नहीं संभाल लेता है। ठीक है, तो अपर और कार्यकारी दोनों में क्या अंतर हुआ? अपर हो गया कार्य में वृद्धि के लिए और कार्यकारी हो गया रिक्ति के लिए। किसी को ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है उसके लिए अर्हित व्यक्ति, उसके लिए तो जो एलिजिबल होगा उसको बुलाएगा। अब देखो नीचे तीसरा पॉइंट क्या लिखा है इसमें, उच्च न्यायालय के, देखो सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब सुनो। उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण, इसका मतलब कि रिटायर यहां नहीं है। जो माने वो एज क्रॉस कर चुका है, मान लीजिए यहाँ 62 दिया है 65, तो 65 का एज जो पार कर चुका है उसको नियुक्त
नहीं किया जाएगा। और रिटायर वाला के लिए देखो 224 क है, रिटायर वालों के लिए 224 क है। सुनिए, इसका काम नहीं है, बता देते हैं। 224 क सुनिए क्या लिखा है कि किस दशा में, अब देखेंगे हम लोग है कि किस दशा में रिटायर जज को न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। देखिए, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति किसी समय राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित करे। समझ में आया? और उसको उस उच्च न्यायालय की शक्तियों की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। तो कभी जरूरत पड़ी तो वैसा आमंत्रित कर सकता है। कौन बुलाएगा? उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, किसी भी समय राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति से परमिशन। चलिए, अनुच्छेद 224 क भी हो गया, इसको बाद में जोड़ा गया है कार्य में वृद्धि या अदर इसके लिए। चलिए, अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। तो उच्च न्यायालय की अधिकारिता कहां तक होती है? अपने राज्य तक या जो उसके अंडर में दिया गया है। लिख लीजिए, अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। तो पटना हाई कोर्ट की अधिकारिता कहां तक है? बिहार तक है ना, बस। और अन्य अगर बढ़ा दिया जाए तो बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब एवं चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तो उसका पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा पर भी है। घटाना बढ़ाना होगा तो संसद है ना। ठीक है, अनुच्छेद 226 लिखिए, एकदम सेम वही चीज, रीट निकालने की शक्ति जो अनुच्छेद 32 में था सुप्रीम कोर्ट के लिए। लिखिए, अनुच्छेद 226 रीट निकालने की शक्ति, रीट निकालने की शक्ति 226। अब देखिए, जो 226 में रीट निकालने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। वहां तो सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के मामले में निकालता था, यहाँ ये मूल अधिकार के अलावा अन्य मामलों में भी रीट निकाल सकता है। तो बस इतना ही याद रखिए कि हाई कोर्ट की रीट निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो क्या कहेंगे? 226। चलिए आगे आते हैं, ऐसा इसमें कोई काम का नहीं है। हाँ, अब देखिए लास्ट है अनुच्छेद 227 227। लिखे, सभी न्यायालयों के अधीक्षण, अधीक्षण मतलब सुपरविजन। देखिए तो इंग्लिश में क्या लिखा है? सुपर, हाँ, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालयों की शक्ति। तो इसका अर्थ है कि जैसे मान लीजिए पटना हाई कोर्ट है,
पटना हाईकोर्ट है, तो बिहार में उसके नीचे जितने कोर्ट्स हैं सबका सुपरविजन ये करेगा। समझ में आया? तो यहाँ जो भी कोर्ट में सब ये कार्यक्रम चलाया जाए, वो कार्यक्रम चलाया जाए, ये सप्ताह मनाया जाए, ऐसे किया जाए, वो किया जाए, इस कर्मचारी की बहाली की जाए, उस कर्मचारी की बहाली की जाए, तो सब कौन करता है? पटना हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट से फॉर्म निकलता है। अभी सब क्लर्क का फॉर्म 2-3 साल पहले निकला था, तो उसमें अपने 2-3 स्टूडेंट क्लर्क बने थे। अब बड़े इजी एग्जाम है। हाँ, उसके लिए टाइप चाहिए, उसके लिए टाइप चाहिए। तो अनुच्छेद 227, ये आप लोगों का खत्म। अब एक लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए। चलिए एक अनुच्छेद और बच गया, खत्म ही कर लेते। पेपर अपलोड नहीं किए, अभी कर देंगे, या छोड़िए कल कर देंगे ना, पेपर भी अपलोड करना है। केवल एक अनुच्छेद बच गया है, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किसको कहते हैं? तो एक अनुच्छेद है, इसे कल देख लिया जाएगा। तो चलिए आज की सभा समाप्त की जा रही। तो आज किसका टेस्ट है? सोनाली का। अच्छा, कल किसका है? सोनाली कौर। टॉपिक मिला है? टॉपिक नहीं मिला है तो चलिए आपको पीछे से देते हैं। पीछे में संविधान के निर्माण से अभी हुआ था ना, अब मूल अधिकार से भी हो गया था नहीं? तो कल जो टेस्ट होगा सोनाली कौर का होगा, नीति निदेशक तत्व से होगा। ठीक है, नीति निदेशक तत्व से होगा। चलिए आपका दिन शुभ हो।